हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का अपना सबसे पहला चैप्टर जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में एक और चीज भी है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट चलो भी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें कई सारी चीजें देखनी है, बट जो मेन हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है माइटोसिस के ऊपर और इसके स्टेजेस के ऊपर। वैसे पढ़ने को तो हम मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट इसके स्टेजेस हमारे कोर्स में नहीं है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ICSE क्लास 10 बायोलॉजी का एक कंप्लीट सिलेबस है। अब हो सकता है तुम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर CBSE क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा इससे अलग हो सकता है, बट ये वीडियो तुम भी देख सकते हो बिकॉज इस वीडियो में हम कई सारी ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी सिलेबस के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है ये हम देख रहे होंगे। इसके अलावा सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस एंड इट्स स्टेजेस, और फिर मियोसिस के बारे में हमें सिर्फ यहाँ पे बेसिक चीजें पढ़नी है। इसके स्टेजेस मियोसिस के हमारे कोर्स में नहीं है, लिखा हुआ है स्टेजेस नॉट रिक्वायर्ड। एंड इसके अलावा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिग्निफिकेंस और मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, इन सब चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इतना पार्ट हम कवर करेंगे अपने इस वाले वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा, और जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में। तो ये हमारा टॉपिक वाइज डिवीजन रहेगा वीडियो के अकॉर्डिंग। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे सबसे पहला जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कि सेल डिवीजन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेल डिवीजन। तो देखो, रियल लाइफ में हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडीज हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर हम खुद हैं, तो हम सेल्स से मिलके बने होते हैं। बायोलॉजिकल सेल्स की बात कर रहा हूँ। कोई एनिमल है तो वो एनिमल सेल से मिलके बना होगा, कोई अगर यहाँ पे प्लांट है तो वो प्लांट सेल से मिलके बना होगा। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, पहले वो छोटा सा होता है, फिर जैसे जैसे उसके ईयर्स बीतते हैं उसका साइज बड़ा होता जाता है, वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पे जो साइज में ग्रोथ की बात हो रही है वो ग्रोथ पॉसिबल होती है ड्यू टू दिस सेल डिवीजन। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो एक सेल है, एक सेल डिवाइड होता है दो में, ये दो सेल डिवाइड होंगे फर्दर दो और सेल में, यानी कि सेल्स की संख्या क्या होती जा रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। तो यही होता है सेल डिवीजन। पहले हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, फिर ग्रो करके थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे ईयर्स बीतते हैं हम और बड़े होते जाते हैं। फिर अभी जैसे तुम स्टूडेंट लाइफ में हो तो तुम्हारा भी बॉडी का जो साइज है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक का होगा। फिर जैसे जैसे तुम और ग्रो करोगे, तुम अपने फादर की हाइट जितने हो जाओगे। तो यही चीज होती है, जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसके अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं, और इसी सेल डिवीजन की वजह से ही वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाता है। तो पहला जो नीड है सेल डिवीजन का वो तो हो गया ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमारे लिए भी लागू होता है और कोई प्लांट है उसके लिए भी लागू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड इसका जो नीड होता है सेल डिवीजन का, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। अब देखो होता क्या है, हम सबको पता है जब हम नहाते हैं तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं लूज होती है, स्किन हमारी छूटती है, फिर उसके बाद नई स्किन भी ग्रो हो जाती है, उसको रिप्लेस कर देती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी स्किन हो गई। और जैसे सांप होते हैं, सांप अपनी केचुली छोड़ते हैं तो उनकी भी स्किन टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो जब स्किन का चेंज हो रहा है, पुरानी स्किन निकल रही है, तो नई स्किन कहाँ से आएगी, नई स्किन बनने में भी कहीं ना कहीं सेल डिवीजन का ही रोल होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल जहां पे होगा वहां पे भी सेल डिवीजन ही उसके पीछे का मतलब रीजन होता है। फिर इसके अलावा इसका एक और नीड है, दैट इज रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। तो जब कोई सेल डैमेज हो जाता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो जैसे मान लो हमको चोट लग गई, हमारे हाथ में एक घाव हो गया। कभी कभी घाव गहरा होता है तो वहां पे मतलब गड्ढा हो जाता है स्किन के ऊपर। अब वो जो घाव है वो थोड़े समय के बाद भर भी जाता है। तो ये जो घाव के भरने की वजह होती है, इसका भी जो रीजन है बैक में, वो है तुम्हारा सेल डिवीजन। क्यों, देखो यहाँ पे जैसे मान लो वो स्किन वहां से निकल गई, तो स्किन के निकलने के बाद में वहां की स्किन दोबारा ग्रो हो जाती है, वहां के सेल्स दोबारा ग्रो हो जाते हैं। किस तरह, वहां के सेल्स डिवाइड होंगे और जो यहाँ पे खाली जगह हो गई है इसको वापस से भर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्किन रिपेयर हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से ही रिपेयर पॉसिबल है। तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर भी कर सकती है। तो रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स, इसका रीजन क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द सेल डिवीजन, राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो सेल डिवीजन का नीड क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए और रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स के लिए। तो ये तीन यहाँ पे मेन रीजंस हैं, तुमको पता होने चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो, लिजर्ड्स। अगर तुमने कभी छिपकली देखी होगी, छिपकली कभी कभी टेल क्या होती है, टूट जाती है। तो लिजर्ड्स के पास में एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि जब उनकी पूंछ टूट जाती है तो वो अपनी पूंछ को बहुत तेजी से दोबारा ग्रो कर सकती हैं। ये इंसानों में नहीं होता। इंसान का अगर जैसे हाथ कभी अगर कट जाता है, ऐसा किसी के साथ ना हो, बट अगर ऐसा हो जाता है कभी किसी के साथ, तो हमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम अपने लिम्स को दोबारा ग्रो कर सकें। बट छिपकली के पास में ये पावर है।
जैसे मान लो इस छिपकली की यहाँ पे पूंछ कट गई है, थोड़े समय के बाद तुम देखोगे यहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगे, पूंछ थोड़ा ग्रो होगी, और थोड़े समय के बाद देखोगे तो पूंछ वापस से ग्रो बैक कर जाएगी अपने ओरिजिनल लेंथ तक। यानी कि छिपकली के पास में ये कैपेबिलिटी है। काश ऐसा हो सके कि हम छिपकली की स्टेट को अपने अंदर भी कॉपी कर सकें। अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर क्या पता हम जीन्स को यहाँ से निकाल के अपने अंदर डाल सके तो हमारे अंदर भी ये कैपेबिलिटी आ जाए। तो हो सकता है तुम बच्चों में से कोई आगे जाके साइंटिस्ट बने, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करे। हो सकता है इन फ्यूचर कभी ऐसा पॉसिबल हो कि छिपकली की जो ये जीन होती है जिसकी वजह से ये रिपेयर या फिर ये जो टेल की ग्रोथ पॉसिबल होती है, इस जीन को हम अपने अंदर अपनी जीन्स में भी शामिल कर पाएँ और इंसानों में भी ये कैपेबिलिटी आ जाए कि हम अपने लिम्स को जो किसी एक्सीडेंट में अगर मान लो चले जाते हैं तो उनको दोबारा रीग्रो कर सकें। तुम लोग में से शायद कोई ऐसा रिसर्च करके आगे देख सके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं सेल डिवीजन के अगले टॉपिक की, दैट इज सेल डिवीजन किन सेल्स में कितने कितने टाइम पे होता है। देखो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है और हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। देखो जैसे हमारी आई लेंस हो गया, नर्व सेल्स हो गए जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, इसके अलावा जो मसल सेल्स हैं ये एक बार ही बनते हैं और उसके बाद इनमें डिवीजन नहीं होता है, इनमें सेल डिवीजन नहीं होगा। ये सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार बनेंगे और अगर ये एक बार मान लो डैमेज हो जाते हैं या एक बार इनको ये मर जाते हैं तो ये दोबारा रिप्लेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन सेल्स का हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है। किसी का आई लेंस अगर खराब हो जाता है तो वो अपने आप रिपेयर नहीं होगा, उसे चेंज ही रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, ठीक है, ऑपरेशन के थ्रू। फिर इसके बाद स्किन सेल्स की अगर हम बात करें, जो कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, ये हर 2 हफ्ते में रिप्लेस होते हैं तो काफी फ्रीक्वेंट इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं, ये अबाउट 120 डेज तक लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद ये रिप्लेस हो जाते हैं और इसके बारे में तुम सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में भी आगे पढ़ोगे। एंड वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के ऊपर, वो चाहो तो तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम एम्पलीफाई लर्निंग करके। फिर इसके बाद बात करते हैं बोन सेल्स की। तो जो बोन सेल्स होते हैं, सीधी सी बात है, बोन्स काफी ज्यादा एक हार्ड चीज है, तो बोन सेल्स बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होंगे। बोन सेल्स आर रिप्लेस्ड एवरी 10 ईयर्स, 10 साल लग जाते हैं एक हड्डी के सेल को चेंज होने में या डिवाइड होने में। फिर इसके बाद एपिथेलियल सेल्स की बात करें इन दी गट, ये सिर्फ 5 दिन का इनका सेल डिवीजन का टाइम होता है। फिर इसके अलावा जो एवरेज लाइफ स्पैन है अदर गट सेल्स का, ये 15 साल में डिवाइड होते हैं। मतलब कुछ गट सेल्स ऐसे होंगे जो लाइनिंग वाले सेल्स होंगे वो तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं हर 5 दिन में, लेकिन कुछ सेल्स जो अदर गट सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं लगभग 15 साल के टाइम स्पैन में। तो देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है हमारे बॉडी सेल्स के सेल डिवीजन में। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट, लिवर सेल्स। These are replaced every 300 to 500 days, लगभग 2 साल, लगभग 2 साल का टाइम लगता है लिवर सेल्स को रिप्लेस होने में। तो लिवर सेल्स जब भी हम कुछ खाते हैं तो कहीं ना कहीं लिवर के थ्रू ही वो फिल्टर आउट होता है। तो लिवर सेल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी में किडनी तो 2 होती हैं लेकिन लिवर एक ही होता है। तो लिवर अगर हम उल्टा सीधा खा के डैमेज कर लेते हैं तो वो जल्दी रिपेयर नहीं होगा। तो लिवर सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाते हैं तो इनको रिप्लेस होने में लगभग 2 साल या फिर 300 to 500 डेज तक का टाइम लग जाता है। तो इसीलिए भाई खाना पीना अच्छा खाएं, अगर बाहर का आप ज़्यादा खा रहे हो तो कहीं ना कहीं लिवर आपका डैमेज हो रहा है और उसको रिपेयर होने में 2 साल का टाइम लगेगा, उतनी जल्दी रिपेयर होगा भी नहीं। तो अलग अलग हमारी बॉडी के सेल्स कितने समय में डिवाइड करते हैं या कितना उनका डिवीजन का जो टाइम पीरियड है सेल डिवीजन का वो होता है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दिया है। तो इस चीज़ का आइडिया तुम लोग को होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन कोई MCQ फॉर्म में आ जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन की। अच्छा, यहाँ पे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल क्यों कहा गया है? जब सेल डिवीजन होता है ऐसा नहीं होता कोई सेल एक बार डिवाइड किया उसके बाद फिर उसका डिवीजन बंद ही हो गया। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है बट मोस्ट केसेस में 90% सेल्स में क्या होता है, एक सेल एक बार डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद जो डिवाइड होकर सेल्स बनेंगे वो फर्दर फिर से डिवीजन करेंगे, फिर जब यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाएंगे वो फर्दर फिर और डिवीजन करेंगे। तो ये साइक्लिक फॉर्म में होता रहता है और चलता रहता है आगे। देखो होता क्या है कि एक सेल है, एक सेल अपने रेस्टिंग फेज में होता है, इट इज इन रेस्टिंग फेज। इसी रेस्टिंग फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटरफेज। ये हो गया हमारा इंटरफेज। एक सेल रेस्टिंग फेज में रहेगा या फिर इंटरफेज में रहेगा, मतलब कि जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, जैसे कि ब्लड सेल हमारा है उसका काम क्या होता है, आरबीसीज का अगर हम बात करें आरबीसीज की, तो आरबीसीज कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती हैं। तो कोई भी सेल है हमारा बॉडी सेल, वो अपना काम करता रहेगा। तो उस फेज में वो रेस्टिंग फेज में है, वो इंटरफेज में है, वो वहां पे अपना काम कर रहा है और साथ साथ तैयारी कर रहा है कि हमें आगे जाकर डिवाइड होना है। तो इसको बोलते हैं इंटरफेज। फिर थोड़े समय के बाद जब भी उसका डिवाइड होने का टाइम आएगा तब वो जंप करेगा इनटू अनदर फेज और इस फेज को हम बोलते हैं माइटोसिस या फिर माइटोटिक फेज।
ठीक है, माइटोटिक फेज कह सकते हो, या फिर अगर प्रोसेस का नाम कहोगे तो वो माइटोसिस हो जाएगा। माइटोटिक फेज में क्या होता है, इसको बोलते हैं, यहां रेस्ट नहीं करता सेल, यहां पे करता है डिवाइड, सो इट इज द डिवीजन फेज। ये है तुम्हारा माइटोटिक फेज, और इसी में सेल डिवाइड करता है या सेल डिवीजन होता है। तो ये तुम्हारे दो केसेस होते हैं, एक तुम्हारा रेस्टिंग पीरियड हो गया सेल का, वहां पे सेल रेस्ट करेगा, तैयारी करेगा, अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, साइज बढ़ाएगा, क्योंकि सेल का जब साइज बढ़ेगा तभी तो वो डिवाइड होकर दो छोटे छोटे सेल्स बनेंगे। तो ये चीज है, सेल अपना साइज बढ़ाता है, रेस्ट करता है, अपना काम करता है, फिर जब उसके डिवीजन का टाइम आता है तब वो डिवाइड करता है। फिर डिवाइड होने के बाद में जो नए सेल बनके तैयार होते हैं, फिर वो फिर से रेस्टिंग पीरियड में आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो डिवाइड करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इसीलिए सेल डिवीजन को हम सेल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल साइकिल देखो कैसे होता है। सबसे पहले आता है इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर भी पर्टिकुलरली 3 तुम्हारे सब फेजेस होते हैं। एक तुम्हारा होता है G1 फेज, जी का मतलब यहाँ पे ग्रोथ से है, तो G1 का मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज। फिर इसके बाद आता है S फेज, S का मतलब यहाँ पे है सिंथेसिस। सिंथेसिस किस चीज का, डीएनए का सिंथेसिस। सिंथेसिस फेज में तुम्हारा डीएनए सिंथेसाइज होता है, ये बात याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिंथेसिस फेज में तुम्हारा डीएनए सिंथेसाइज होता है। फिर उसके बाद अगला आता है G2 फेज। G2 फेज तुम्हारा सेकंड ग्रोथ फेज है, इसमें अगेन सेल अपना साइज इंक्रीज करता है और भी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जब इंटरफेज तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा M फेज और माइटोसिस फेज, तो यहाँ पे सेल डिवाइड करता है, यही है। और ये साइकिल रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है, इसीलिए इस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल साइकिल। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं सेल साइकिल, यहाँ पे देख लो बना हुआ है, वही चीज है। पहले G1 फेज आएगा, फिर जाएगा S फेज में, फिर सेल जाएगा G2 फेज में। और यहाँ पे किस पर्टिकुलर फेज में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। G1 फेज में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और सेल का साइज इंक्रीज होता है। फिर S फेज की बात करें, S फेज में काफी ज्यादा बार पूछा गया है, S फेज में क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, ये की पॉइंट याद रखना। S फेज में क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, S मतलब सिंथेसिस फेज। S फेज में क्या होता है, डीएनए तुम्हारा सिंथेसाइज होता है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। और फिर G2 फेज की बात करें, जैसे G1 फेज में था आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे थे, वही चीज यहाँ भी होगी G2 फेज में, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बस यही चीज है। और उसके बाद में जब ये सारे इंटरफेज वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर आता है तुम्हारा माइटोसिस फेज। इसके अंदर क्या होता है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं माइटोसिस की। उससे भी पहले यहाँ पे समझ लो कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं। देखो दो टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। एक तुम्हारा होता है माइटोसिस, इसकी अभी हम बात करेंगे इन डेप्थ। इसके अलावा एक और होता है मियोसिस, जिसको हम बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, इसके स्टेजेस तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो ये देख लो माइटोसिस और मियोसिस ये कहाँ कहाँ होंगे, फिर तुम समझ जाओगे इनका यूज। जो माइटोसिस होता है ये हमारे सारे के सारे बॉडी सेल्स में होता है, मतलब जितने हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उन सेल्स में डिवीजन कैसे होगा, बाय यूजिंग माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू उनमें डिवीजन होता है। लेकिन जो हमारे बॉडी में गैमीट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनके अंदर जो डिवीजन होगा वो होता है बाय मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ पे होगा, गैमीट्स में, और माइटोसिस हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स में। कोई प्लांट है, सारे के सारे सेल्स में माइटोसिस होगा, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस। ये याद रखना, दो यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस नॉर्मल बॉडी सेल्स के लिए, मियोसिस गैमीट्स के लिए, ये याद रखना। मियोसिस की अभी हम बात आगे करेंगे, फिलहाल हम बढ़ते हैं माइटोसिस में। तो माइटोसिस की हम बात करें यहाँ पे, तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में। देखो एक पेरेंट सेल होगा जो तुम्हारा यहाँ पे मेन सेल है जो डिवाइड कर रहा है, दिस इज द पेरेंट सेल। जैसे तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, फादर और मदर ने तुम्हें पैदा किया है, तो वही चीज है, एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हो जाता है दो में, ये डिवाइड हो जाता है दो में। तो यहाँ पे ये जो दो सेल्स बन रहे हैं फाइनली, ये तुम्हारे हो जाते हैं डॉटर सेल्स। दीज टू आर डॉटर सेल्स। अब तुम बच्चों का यहाँ पे सवाल हो सकता है कि इनको डॉटर सेल्स ही क्यों बोला गया, सन सेल्स क्यों नहीं बोला गया। तो वही चीज़ है भाई, बेटियां बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको डॉटर सेल्स बोला जाता है। सन सेल्स लिख के मत आ जाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक पेरेंट सेल होता है जो मेन सेल होगा बड़ा वाला, जब ये डिवाइड करता है दो सेल्स में, तो जो फाइनल जो तुम्हारे सेल्स बनेंगे ये तुम्हारी हो जाती हैं डॉटर सेल्स, राइट। आई होप इतना क्लियर है। तो यही तुम्हारा माइटोसिस है, एक सेल डिवाइड हो जाएगा, एक पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड हो जाएगा दो पर्टिकुलर डॉटर सेल्स में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। यही डेफिनेशन है हमारा माइटोसिस का। अब बात करते हैं माइटोसिस की, कि माइटोसिस कितने स्टेप्स में होता है। सो माइटोसिस बेसिकली दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप्स खैर यहाँ पे स्टेजेस तो और भी हैं, बट यहाँ पे मेनली हमारे दो स्टेप्स हैं। एक तुम्हारा होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे समझना वर्ड का मतलब,
कैरियो का मतलब होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस से रिलेटेड, और यहाँ पे साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर तुम इतना समझ गए तो इसका डेफिनेशन तुम समझ जाओगे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तो कैरियोकाइनेसिस वो ब्रेकडाउन जहां पे न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो इस पर्टिकुलर स्टेज को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज द कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म कहां होता है? पूरे सेल में होता है। तो जब एंड स्टेज पे पूरा का पूरा सेल दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो इस पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और यही तुम्हारा मेन है, इसी में सारी स्टेजेस होती हैं। फिर लास्ट में जब सारा का सारा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, एंड में सेल भी दो हिस्सों में बट जाता है, एंड लास्ट वाला स्टेप क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस, जहां पे तुम्हारा साइटोप्लाज्म या फिर पूरा का पूरा सेल ही डिवाइड कर जाता है। तो ये है। तो चलो अब इसके स्टेजेस को फर्दर यहाँ पे इन डेप्थ देखते हैं। तो बात करें कैरियोकाइनेसिस की, यही हमें पढ़ना है यहाँ पे मेनली। तो इसके अंदर 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, देन आता है मेटाफेज, देन आता है एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। तो यहाँ पे 4 तुम्हारे फेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। एंड यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इन स्टेजेस की हम खासियत देखेंगे कि हर स्टेज पे क्या क्या मेन यहाँ पे चीज हो रही है। वैसे ये जितने भी तुम्हारे स्टेजेस हैं, ऐसा नहीं होता कि सेल एक स्टेज करने के बाद में रुकता है, ये सारा का सारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट वही चीजें हमने उसको स्टेजेस में या फिर स्टेप्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए सेल डिवीजन को। ये सारा का सारा जो है डिवीजन ये एक ही साथ होता है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के हो रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में गया फिर सेल रुक गया, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ही बार में होता है। अगर तुम नेट पे इसका वीडियो सर्च करोगे तो तुम्हें रियल वाला माइक्रोस्कोपिक वीडियो मिल जाएगा सेल डिवीजन का, वहां पे ये पूरा एक बार में हो जाता है। बट हमने फिर भी इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टेज आता है? तो सबसे पहले हमारा इंटरफेज होता है। इंटरफेज का मतलब रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज जहां पे सेल रेस्ट कर रहा होता है। तो जब सेल रेस्ट कर रहा है तो उसके अंदर हमें कोई भी विजिबल चेंज नहीं दिखाई देता। सेल अपना आराम कर रहा है, सेल तैयारी कर रहा है सेल डिवीजन की, तो उस समय तुम्हें सेल के अंदर जैसा सेल होता है रियल में वैसा ही दिखाई देगा, कोई भी पर्टिकुलर चेंज उसमें नहीं दिखाई देगा। कब? इंटरफेज के समय। ध्यान रखना, इंटरफेज की हम बात कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज सेल का। फिर उसके बाद जब रेस्टिंग फेज खत्म होता है तो सबसे पहले सेल आता है प्रोफेज में। प्रोफेज का मतलब शुरुआत हो रही है डिवीजन की, माइटोटिक फेज की शुरुआत हो रही है। तो प्रोफेज में क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, इंटरफेज में जो हमारा सेंट्रोसोम था जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके दोनों तरफ पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेज में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल्स। पोल्स की तरफ सेंट्रियोल्स तुम्हारे जाएंगे, पहली चीज। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स थे, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग न्यूक्लियस के अंदर रेस्टिंग फेज में यानी कि इंटरफेज में जो ये क्रोमैटिन थ्रेड्स थे, क्रोमैटिन फाइबर्स थे, ये कंडेंस हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं। देखो प्रोफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम्स, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पे तुम्हें दिखने लगते हैं जो कि क्रोमोसोम फॉर्म में यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स तुम्हें दिखने लगेंगे। दूसरी चीज, तो क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट, मतलब तुम्हें दिखने लगेंगे क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके अलावा थर्ड चीज है सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह होते हैं। देखो जैसे मान लो ये दो क्रोमैटिड्स हैं, एक मान लो ये है और एक और यहाँ पे इस तरह, और ये यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ने वाला पॉइंट होता है दिस इज द सेंट्रोमियर। तो तुम्हारी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ये जुड़ी होती हैं एट सेंट्रोमियर। तो यही तुम्हारा सेंट्रोमियर है, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं, पॉइंट जहां पे ये जुड़ी होंगी। फिर इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स जो पोल्स की तरफ गए हैं इसके अंदर से तुम्हें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते दिखाई देंगे। स्पिंडल फाइबर्स ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सेंट्रियोल से निकलते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। इन्हीं को हम एस्टर रेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स, इन्हीं सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स इस तरह थ्रेड जैसे तुम्हें दिखाई देंगे। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारा ये जो है ये गायब हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर ये तुम्हें गायब हो जाएगा। देखो प्रोफेज में कहीं पे भी न्यूक्लियोलस नहीं बना हुआ है। राइट, सो आई होप प्रोफेज में क्या क्या चीजें होंगी ये तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले फेज पे। अगला हमारा फेज है मेटाफेज।
देखो मेटा, मेटा का मतलब होता है कोई चीज अगर सेंटर पे आ जाती है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग एक चीज ध्यान दोगे कि जितने भी तुम्हारे क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे इक्वेटर पे लाया करके। इक्वेटर का मतलब देखो ऐसे होता है, ये जो सेल का बीच का ये लाइन है ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है उसी तरह ये तुम्हारा सेल का इक्वेटर हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। और ये तुम्हारे पोल होते हैं, दिस इज योर पोल, एक इधर है और एक इस साइड है, ये तुम्हारे सेल के पोल हो गए। और ये जो सेंटर वाली लाइन है ये तुम्हारी इक्वेटर हो गई। सो मेटाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो लाइन अप कर जाते हैं इन वन प्लेन एट इक्वेटर। यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन पे तुम्हारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ये चीज होगी। इसके अलावा ये जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। ये जितने भी तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं ये लाइन अप हो रहे हैं इक्वेटर पे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। मतलब जैसे देखो ये स्पिंडल फाइबर है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है इससे ये तुम्हारा स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है, ये चीज है। तो स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, वही चीज है। ईच क्रोमोसोम्स गेट अटैच्ड टू स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मेटाफेज में हो गया। तो जब भी सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे तो ये कौन सा फेज हो जाता है, ये तुम्हारा मेटाफेज हो जाता है। देन बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ। अगला हमारा फेज है एनाफेज। अब ये एनाफेज में क्या होगा, अब देखो जो स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से पकड़ा था, अब ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं और तुम्हारे जो क्रोमोसोम है उसको सेंट्रोमियर से ऐसे पकड़ के दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा तुम्हारा एक पोल की तरफ ऐसे मूव करने लगता है और दूसरा हिस्सा इस तरफ दूसरे पोल की तरफ मूव करने लगता है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर अटैचिंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड, सेंट्रोमियर तुम्हारा डिवाइड कर जाता है, मतलब क्रोमोसोम ही पूरा डिवाइड कर जाता है और जिस पॉइंट से वो जुड़ा होता है सेंट्रोमियर वो भी दो हिस्सों में बट जाता है। फिर उसके बाद द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल्स पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पे देखो वही चीज है कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे क्रोमोसोम की होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और दोनों पोल्स की तरफ इस तरह मूव होती हैं। किस वजह से मूव होती हैं, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं और उनको खींच के दोनों पोल्स की तरफ ऐसे मूव करा देते हैं, ये चीज है। और यहाँ पे एनाफेज में एक और चीज तुम्हें देखने को मिलेगी कि एक फरो फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा। फरो का मतलब ऐसे एक छोटा सा इस तरह क्लीवेज फॉर्म होने लगता है, एक ऐसा यहाँ पे गैप फॉर्म होने लगता है जो कि आगे जाके सेल को डिवाइड कर देगा। तो ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी एनाफेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज की खासियत क्या है कि क्रोमोसोम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और पोल्स की तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये तुम्हारा अर्ली एनाफेज का एक तरह से डायग्राम हो गया और लेट एनाफेज में भी ये थोड़ा और पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, बट ये है एक ही चीज, एनाफेज की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो एनाफेज की खासियत क्या होगी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो तुम्हारे पोल्स की तरफ है इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे क्रोमोसोम्स और उसके अलावा स्पिंडल फाइबर श्रिंक होने लगेंगे जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। फरो फॉर्मेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अगला लास्ट है हमारा टेलोफेज। सो टेलोफेज में क्या होगा, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल। ये जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं डॉटर क्रोमोसोम्स, ये मतलब जो बट गए थे दो हिस्सों में, ये अलग अलग पोल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कहीं पे भी नहीं है, सो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, ये हमारा एक तरह से होगा। स्पिंडल फाइबर जब गायब हो जाए तो टेलोफेज आ गया। फिर उसके अलावा क्रोमैटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। अब यहाँ पे प्रोफेज में जो क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए थे, अब यहाँ पे क्रोमोसोम वापस से क्रोमैटिन फाइबर्स में तब्दील हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे पहले क्रोमोसोम बने थे प्रोफेज में, अब वापस से क्रोमोसोम चेंज हो जाएंगे फाइबर्स में। तो यही चीज देखो फाइबर फॉर्म में फिर से आ गया। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाता है, रीअपियर हो जाता है। फॉर्म लिखा है बट यहाँ पे रीअपियर होगा, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया। फिर इसके अलावा क्लीवेज फरो स्टार्ट्स डीपनिंग इन दी एनिमल सेल। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लीवेज फरो है ये डीपन हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा फरो फॉर्मेशन है ये इंक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं जो तुम्हारा सेल है वो दो हिस्सों में यहीं से बट जाता है। ये एनिमल सेल में है एंड प्लांट सेल में यही चीज प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये सेल दो हिस्सों में देखो लास्ट में डिवाइड कर जाता है और न्यूक्लियोलाई रिपेयर ये भी हो जाता है यहाँ पे। और लास्ट में जब ये सारा कुछ हो जाएगा सेल्स में दो हिस्सों में बट जाएगा और ये जो बटने वाला पार्ट है ये तुम्हारा किस में आ जाता है, ये तुम्हारा साइटोकाइनेसिस, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। तो ये चीज जो है ये तुम्हारा यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा साइटोकाइनेसिस वाला हिस्सा है। सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर इस चीज को हम समराइज करें तो देखो यहाँ पे चार फेजेस हम आए थे। पहला था प्रोफेज, दूसरा था मेटाफेज,
तीसरा था एनाफेज, चौथा था टेलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा, फिर उसके अलावा तुम्हारे जो क्रोमोसोम्स थे वो अपीयर हो गए, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट हो गया क्रोमोसोम में, कंडेंस फॉर्म तुम्हें देखने को मिलने लगा। फिर उसके बाद मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बांट देते हैं, और जो दोनों सेट्स हैं, एक सेट तुम्हारा एक पोल की तरफ जाएगा क्रोमोसोम्स का, और जो हाफ तुम्हारा सेट है वो तुम्हारा दूसरे पोल की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद बात करें टेलोफेज की, तो टेलोफेज में यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आगे जाके सेल डिवाइड कर जाता है, और यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से दिखने लगेगा, और ये जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स थे ये वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, राइट। सो आई होप ये तुम्हारा माइटोसिस क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लेके तुम लोग पूछ लेना। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। देखो एनिमल सेल का मैंने तुम्हें बता दिया, प्लांट सेल्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, कुछ वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि पहला तुम्हारा चेंज है कि एनिमल सेल में एस्टर्स फॉर्म होते हैं, एनिमल सेल में एस्टर फॉर्म होंगे, लेकिन प्लांट सेल में एस्टर फॉर्म नहीं होते। क्यों? वहां पे सेंट्रोमियर होता ही नहीं है प्लांट सेल में, सो दैट इज वाई वहां पे तुम्हें एस्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। स्पिंडल फाइबर होंगे बट एस्टर्स तुमको वहां पे नहीं देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा अगला हमारा है साइटोकाइनेसिस बाय फरो फॉर्मेशन। यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है वो फरो फॉर्मेशन से होता है यहाँ पे एनिमल सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, मैंने तुम्हें बताया था वहां पे कि प्लेट फॉर्मेशन से होता है साइटोकाइनेसिस एंड में, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और यहाँ पे जब लास्ट में फरो फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट में एक प्लेट फॉर्म हो जाती है, एंड प्लेट फॉर्मेशन की वजह से ही लास्ट में तुम्हारा सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एंड ये हो सकता है तुमसे 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो इसीलिए ये डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज मियोसिस। अब हम बात कर लेते हैं मियोसिस की। नाउ मियोसिस एक दूसरे टाइप का सेल डिवीजन होता है। देखो नॉर्मल बॉडी सेल्स में तो माइटोसिस होता है, बट जो हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं गैमीट्स, तो इनके अंदर जो स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। नाउ मियोसिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। गैमीट्स के प्रोडक्शन में मियोसिस का रोल होता है। तो मियोसिस की अगर हम बात करें, it takes place in reproductive organs that is testes and ovary in humans to produce sperms and ova। and इसके अलावा अगर हम plants की बात करें, in flowering plants it takes place in the anthers and the ovary to produce pollen grains and ovules। तो plants में भी होता है, animals में भी होता है, and कहाँ पे ये होगा, ये reproductive cells को produce करने में use होता है, right। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस की। तो देखो स्टेजेस हमें नहीं पढ़ने हैं, स्टेजेस हमारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी एक इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो अगर स्टेज का हल्का सा तुमको आइडिया होगा ना कि मियोसिस होता कैसे है, तो तुम डिफरेंस आसानी से बता पाओगे माइटोसिस और मियोसिस का। देखो ये तुम्हारा मियोसिस का फ्लो चार्ट है एक तरह से। देखो एक पर्टिकुलर सेल है, मान लो इस सेल में तुम्हारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे 2n हमने क्यों लिया, यहाँ पे 2n जो नंबर होता है, ये जो नोटेशन है इसको बोला जाता है डिप्लॉयड नंबर। जैसे मान लो तुम्हारा नंबर है 4, ये तुम्हारा अगर डिप्लॉयड नंबर है तो इसका हाफ नंबर क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड, जो कि 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2। यही चीज है। तो जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम अगर इसमें है 23 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पे 23 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में आ जाएंगे जब डिवाइड होगा फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस में ये डिवीजन होता है मियोसिस वाला। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे जब ये डिवाइड करता है फर्स्ट स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है, तो यहाँ पे जब ये डिवाइड करेगा तो जो तुम्हारे ये डॉटर सेल्स हैं इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। इसमें भी n होंगे, इसमें भी n होंगे। यहाँ पे n का मतलब क्या है, दीज आर हैप्लॉइड नंबर। मतलब ओरिजिनल सेल में अगर 2n नंबर था तो यहाँ पे डिवाइडेड सेल में कितना नंबर होगा, हाफ, यानी कि nn यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे। फिर इसके बाद एक सेकेंड स्टेज आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सेकेंड स्टेज में डिवीजन होगा तब यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। देयर आर 4 डॉटर सेल्स फॉर्म, और यहाँ पे चारों डॉटर सेल में कितने यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये तुम्हें यहाँ पे क्लियर रखना है। तो यहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 न्यूक्लियर डिवीजन, 2 न्यूक्लियर डिवीजन्स में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 स्टेप्स मैंने पूरा दिखा दिया, 2 स्टेप्स लगते हैं। स्टेजेस तुम्हारे कोर्स में नहीं है। फिर इसके अलावा
लास्ट में तुम्हारी कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी? 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये 3 बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे तुम्हें फाइनल डॉटर सेल्स में देखने को मिलेंगे, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। अगर ओरिजिनल में 2n था, डिप्लॉइड नंबर था, तो फाइनल जो डॉटर सेल्स तुम्हारी हैं उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज 2 स्टेजेस में होता है। तीसरी चीज 4 डॉटर सेल्स लास्ट में प्रोड्यूस होती हैं। सो अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलेगा माइटोसिस और मियोसिस में? पहली चीज तो कि माइटोसिस होता है बॉडी सेल्स में, मियोसिस होता है गैमीट्स में। फिर इसके अलावा ये तुम्हारा माइटोसिस ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है और मियोसिस तुम्हारा गैमीट फॉर्मेशन में काम आएगा। फिर इसके अलावा नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोसिस में बनती हैं 2 और मियोसिस में बनती हैं 4, ये मैंने तुम्हें भी बता दिया। फिर इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, माइटोसिस में जितने पेरेंट सेल में होते हैं, अगर 2n वहां पे क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में क्या था, अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे तो डॉटर सेल्स में कितने हो जाते हैं? हाफ, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर हो जाता है मियोसिस के केस में। फिर अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स की, तो माइटोसिस में तो एक ही था, एक ही बार में पूरा का पूरा डिवीजन हो जाता है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो वहां 2 स्टेजेस लगते हैं। फिर इसके बाद डॉटर सेल्स कैसी होंगी? सो माइटोसिस के केस में डॉटर सेल्स भी तुम्हारी आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन मियोसिस के केस में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जहां पे तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाता है या कहीं ना कहीं तुम्हें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो जीन है, जीन वहां पे रैंडमली असॉर्ट हो जाती है। मतलब वहां पे जीन में तुम्हें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अब ये वेरिएशन कैसे आता है उसको चलो मैं बता देता हूँ। ये हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, डायग्राम फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, बाकी डेफिनेशन भी तुमसे यहाँ पे पूछ लेता है। अब देखो होता क्या है कि जो मियोसिस है, मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस में मैंने तुम्हें कहा था स्टेजेस कोर्स में नहीं है, बट फिर भी समझ लो, जो पहला हमारा स्टेज है, जब फर्स्ट हमारा स्टेज वाला सेल डिवीजन होता है जहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आधे आधे बढ़ जाते हैं 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में, तो यहाँ पे जब ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हो रहा है, तो इसी पर्टिकुलर केस में जब ये क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, ये जो दोनों बने हुए हैं इनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पूछा जाता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखो मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम पेयर्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट दैट आर सिमिलर इन लेंथ, जीन पोजीशन एंड सेंट्रोमियर लोकेशन। मतलब दोनों पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम है और ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही इनका लेंथ है, सेंट्रोमियर पोजीशन एक है और इनमें जीन पोजीशन भी एक जैसी है। तो ये होमोलोगस एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं। एक मान लो मेल पेरेंट का है तो एक फीमेल पेरेंट का होगा। इस तरह यहाँ पे जब ये दोनों अगल बगल इस तरह अलाइन होते हैं, तब उस समय क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स के जो ये क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में अपना डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अगर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, यहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका डीएनए वाला पोर्शन दूसरे वाले क्रोमोसोम में चला जाता है और दूसरे वाले क्रोमोसोम का उतना डीएनए पोर्शन इस वाले क्रोमोसोम में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे येलो वाले क्रोमोसोम में ये देख लो नीचे ऑरेंज वाला हिस्सा ऐड हो गया और इसके अलावा इस वाले क्रोमोसोम में जो पूरा ऑरेंज था, इसमें येलो वाला पोर्शन ऐड हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल का। तो ये कब होता है? ये मियोसिस में जब फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवीजन होगा, तब यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स बटने वाले होते हैं, तब ये क्रोमोसोम अगल बगल लाइन अप हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, तभी इनके बीच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस विच रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन, भाई एक्सचेंज है, रिकॉम्बिनेशन बाय एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब एक इसकी इस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड है और एक इस वाले क्रोमोसोम की क्रोमैटिड है। इन दोनों के बीच जब आपस में ये डीएनए मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosome is a very important keyword, is called as crossing over। तो ये homologous chromosome, ये यहाँ पे टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसको पढ़ सकते हो तुम। एंड इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और होमोलोगस क्रोमोसोम ये इधर मैंने मार्क कर दिया है, ये भी तुमसे अलग से पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कब प्लेस करेगा? ये टेक प्लेस इन मियोसिस, ये मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। फिर क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन दीज क्रोमैटिड्स इन द रीजन ऑफ कियाज्मा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
जहां पे ये तुम्हारा एक्सचेंज हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज कियाज्मा। यहाँ पे कियाज्मा का भी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, ये भी तुमसे पूछ सकता है डेफिनेशन फॉर्म में, कियाज्मा क्या होता है, या फिर इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। बायोलॉजी में वैसे भी एक्सरसाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो वहां पे तुम्हें इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर डेफिनेशन भी तुमसे पूछ सकता है, या फिर इसका डायग्राम बना के यहाँ पे लेबल करने के लिए तुमसे पूछ सकता है। तो वही चीज है, कई तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। फिर इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर का जो आउटकम है, इसका क्या हमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है? क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स या फिर म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेशंस थे, सेम उसी तरह हमें अपने डीएनए में, अपनी जीन्स में भी म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक ही पेरेंट से कई सारे यहाँ पे बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे एक ही जैसे हों, तुम्हें वेरिएशंस या फिर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दो भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते, या अगर दो भाई हैं तो उनमें भी तुम्हें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये वेरिएशंस कैसे आते हैं? ये इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आते हैं। फिर इसके अलावा इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉसिंग ओवर। सो आई होप क्रॉसिंग ओवर समझ में आया होगा। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगल बगल ऐसे लाइनअप होते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है कियाज्मा। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। और ये इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, या फिर सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जीन में, एंड इसके अलावा यहाँ पे ये एवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, एवोल्यूशन तुम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन एवोल्यूशन का, उसके ऊपर मेरा वीडियो है, उसको जाकर तुम लोग देख सकते हो। तो इसके बाद ये मैंने डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस कराई दिए थे, एंड अब लास्ट में यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस होमवर्क क्वेश्चन को तुम लोग देख लो, एंड इसका आंसर सभी बच्चे नीचे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। जो भी बच्चा यहाँ पे सही से आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा। तो सभी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिख के जरूर से बताना। सो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स देखे हैं वो सारे के सारे में अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो बेशक नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड अगर उस वीडियो को तुम लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तुम्हें उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।